Hello everyone. Today we are going to discuss chapter 5, Change and Development in Industrial Society, from your textbook Social Change and Development in India. Earlier in this chapter we discussed about nature of industrial society. In this we discuss social features with industries given by Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim, such as division of labor, alienation. We also discuss negative and positive aspects of industrialization. Today we will discuss industrialization in India. The experience of industrialization in India is in many ways similar to the Western model and in many ways different. ठीक है, अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडिया में अगर देखते हैं तो वो बहुत कुछ तरीके से वेस्टर्न मॉडल के सिमिलर है, बट बहुत कुछ तरीके से आपके वेस्टर्न मॉडल से डिफरेंट है. Comparative analysis of different countries suggests that there is no standard model of industrial capitalism. जब डिफरेंट कंट्रीज़ का कंपैरेटिवली एनालिसिस किया गया तो उसमें यही सजेस्ट किया गया कि आपका जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है उसका कोई स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है. मतलब ये हर कंट्री में आपके अलग अलग तरीके से होता है. लेट अस स्टार्ट विद वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस रिलेटिंग टू व्हाट काइंड ऑफ वर्क पीपल आर डूइंग. ठीक है, in developed countries the majority of people are in services sector followed by industry and less than 10% are in agriculture. ठीक है, अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखेंगे लाइक आपका जापान है, यूएस है, यूके है, जर्मनी है, तो वहाँ पे आपके जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो सर्विस सेक्टर में है. ठीक है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में काम करती है एंड लेस देन 10% आर इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर सेक्टर में 10% से कम लोग हैं. इन इंडिया इन 1999 एंड 2000 नियरली 60% वर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर. उस समय आपके 99 या 2000 की सेंसस के अकॉर्डिंग है ये डाटा. 60% जो लोग थे वो आपके लोग हैं वो आपके प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं. प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. 17% इन सेकेंडरी सेक्टर. Secondary sector means manufacturing, construction and utilities, and 23% in the tertiary sector. Tertiary sector means trade, transport, financial services, etc. The contribution of these sectors to economic growth, the share of agriculture has declined sharply. ठीक है, जो contribution है इन sectors का economic growth में country की, तो जो agriculture का share है वो बहुत आपका decline हुआ है, बहुत ज़्यादा. एंड सर्विसेज कॉन्ट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली मोर देन हाफ. और जो सर्विस सेक्टर है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आपका इकोनॉमी में मोर देन हाफ है. तो दिस इज़ वेरी सीरियस सिचुएशन बिकॉज इट मीन्स दैट द सेक्टर वेयर द मैक्सिमम पीपल आर एम्प्लॉयड इज़ नॉट एबल टू जनरेट मच इनकम फॉर देम. तो ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन है क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है कि जिस सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर में 60% लोग आपके हैं माइनिंग में, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन वो अपने लिए मच इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, ज़्यादा इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे हैं. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज़ द नंबर ऑफ पीपल इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट. इन डेवलप्ड कंट्रीज द मेजॉरिटी ऑफ आर फॉर्मली एम्प्लॉयड. जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो आपके फॉर्मल सेक्टर में काम करती है. एज़ कम्पेयर टू इंडिया, अगर आप देखेंगे इंडिया में ओवर 50% ऑफ पॉपुलेशन इज सेल्फ एम्प्लॉयड. ओनली 14% आर इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट. खाली 14% आपके जो लोग हैं जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में है. 50% लोग तो आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. वाइल अप्रॉक्सीमेटली 30% आर इन कैजुअल लेबर. और आपके अप्रॉक्सीमेटली 30% जो पॉपुलेशन है वो आपके कैजुअल लेबर. कैजुअल लेबर मीन्स होता है जिनको कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, डेली वेजेस पे काम मिलता है, वो लोग. ऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल्सो नोन एज फॉर्मल सेक्टर. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इन डेवलप्ड कंट्रीज मेजर नंबर ऑफ पीपल आर इन रेगुलर salaries employment. Regular salaried employment means most of the people in developed countries worked in formal sector or organized sector. Now what is formal sector?
द एंटरप्राइजेज और प्लेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयर फॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। ठीक है, जहाँ पे आपका वो एंटरप्राइजेज या वो जगह जहाँ पे कोई भी आपका काम करता है व्यक्ति, उसका जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो रेगुलर होता है और इसीलिए एश्योर्ड वर्क होता है उसके पास। मीन्स उसको ये नहीं होता कि मेरे पास इस महीने काम है तो मेरे पास शायद नेक्स्ट मंथ काम हो ना हो। ठीक है, उसका एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होता है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस which are given in various laws such as the Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, Shops and Establishment Act, etc. अब जो ऐसी एंटरप्राइजेज होती हैं, ऐसी कंपनीज होती हैं या ऐसी काम करने की जगह वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के उसमें एक रजिस्टर्ड होती हैं और वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती हैं। देखिए, जैसे आपको बताया कि मिनिमम वेजेस एक्ट, मतलब आपको इतने मिनिमम वेजेस उस काम के मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ग्रेच्युटी मिलेगी, ऐसी बहुत सारे अदर बेनिफिट्स हैं। वर्कर्स एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहता है वर्कर के पास। ये नहीं होता कि मेरे पास अभी काम है तो मेरे पास मे बी 9 महीने बाद काम हो ना हो। ठीक है, एंड दे वर्क ओनली फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। इफ दे वर्क मोर देन गेट पेड मोर। ठीक है, इफ़ दे वर्क मोर दे गेट पेड मोर। फिक्स नंबर्स ऑफ आवर्स उनको काम करना है। अगर आपका 10 to 5 ऑफिस है तो आप 10 to 5 ही जाएंगे। ठीक है, उतने ही फिक्स आवर्स में आप काम करेंगे और अगर आपको ज़्यादा काम कराया जाता है आपसे या ज़्यादा काम लिया जाता है तो उसका एक्स्ट्रा पेड किया जाता है आपको। वर्कर एंजॉय बेनिफिट्स लाइक पेड लीव, प्रोविडेंट फंड एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलते हैं। आपको पेड लीव मिलती है। पेड लीव मतलब अगर आप कभी लीव लेते हो, ठीक है, तो आपको उस लीव के पैसे नहीं कटते, आपको उस लीव के भी आपके पैसे मिलते हैं। जितने आपके मतलब जो भी आपके सैलरी के पैसे आते हैं आपको पूरे मिलेंगे। प्रोविडेंट फंड और मेडिकल बेनिफिट्स, ये सारे आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका रिक्रूटमेंट भी बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट मतलब जब आपकी जॉब लगती है तो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। वहाँ पे कोई ऐसे सोर्स वगैरह इतना नहीं चलती है। जॉब सिक्योर होती है आपकी। यहाँ पे कोई पर्सनल रिलेशनशिप इतने डिटरमाइन नहीं करती। ठीक है, हेयर आर मैकेनिज्म फॉर कंप्लेंट्स एंड रिड्रेसल इफ़ यू डिसएग्री विद योर इमीडिएट सुपीरियर। ठीक है, आपकी जो अगर कंप्लेन है वो भी सुनी जाती है, उसका रिड्रेसल भी किया जाता है। ठीक है, नाउ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल सेक्टर। ये आपका मोस्टली आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है। जैसे आपका यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे आपके खाली 14% लोग हैं जो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इन दिस सेक्टर द एंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं होते एंड डज नॉट फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, और कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। देयर आर नो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वर्कर्स डू नॉट एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। आज काम पे है, अगले मंथ उसके पास काम है नहीं है पता नहीं, कब उनको बॉस उनको काम से निकाल दे कुछ नहीं पता। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। अभी 2 महीने काम कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ काम नहीं है। देयर इज़ नो फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। नो फिक्स नंबर ऑफ आवर्स मीन्स उनसे मैक्सिमम कितना घंटा काम ले सकते हैं उनके जो एम्प्लॉयर हैं, वो उनसे काम निकलवा सकते हैं, उसका एक्स्ट्रा उनको मनी नहीं मिलता है। वर्कर्स डू नॉट एन्जॉय एनी बेनिफिट्स। एनी बेनिफिट्स मतलब उनका पीएफ नहीं होता है, उनका क्या कहते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल जाती, उनको पेड लीव नहीं होती उनकी। तो ये सारे जितने अदर बेनिफिट्स आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलते हैं ये आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलते हैं। यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप आपके डिटरमाइन करती है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लाइक करता है ना, यू मे गेट अ सैलरी राइज, and if you have a fight with him or any argue with him or her, you may lose your job। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ये सारे फीचर्स हैं।